हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम एक महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में लयालपुर लाहौर में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। माँ विद्यावती कौर और पिता किशन सिंह यह एक सिख परिवार से थे। बचपन से ही देश के लिए इतनी सोच कि जब लाहौर में ब्रिटिश हुकूमत के अंदर स्कूल खोला गया तो उन्होंने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया और दयानंद एग्लो वैदिक पद्धति से, जिसे कि आज डीएवी कहा जाता है, आर्य समाज माहौल में पढ़ाई की। पढ़ाई में इतने तेज कि बचपन से ही उन्होंने 50+ किताबें पढ़ ली, वो भी अपने सिलेबस से अलग। उन दिनों जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई 13 अप्रैल 1919। वहाँ एक सभा का आयोजन हुआ। इन्होंने भी उस सभा के बारे में सुना और अपने घर से 40 किलोमीटर दूर पैदल की यात्रा चालू कर दी। वहाँ जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और सभी लोगों को भून दिया गया। चुन चुन के गोली मारा गया। कुछ लोग तो वहीं पास के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि यदि आज भी उस कुएं से पानी निकालो तो रक्त की बूंदें मिलती हैं। जब भगत सिंह वहां पर पहुंचे तो सभी जगह लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। उन्हें बहुत वहां दुख हुआ और वहां से उन्होंने खून से सनी हुई मिट्टी अपनी बोतल में भरी और घर ले आए। जब घर पहुंचे तो सुन्न हो गए। उनकी बहन ने पूछा कि क्या हुआ, इतनी देर में क्यों आया? तो उन्होंने बताया कि यह मेरे शहीद भाइयों का खून है। जब तक मैं इनका बदला नहीं ले लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। कुछ समय बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। उन दिनों असहयोग आंदोलन सक्सेस हुआ था। पूरे भारत देश में असहयोग आंदोलन का समर्थन हो रहा था। भगत सिंह भी असहयोग आंदोलन में जुड़ गए और नारेबाजी करने लगे। लगभग 2 सालों तक असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था और अंग्रेज इससे भयभीत हो रहे थे। 2 साल पश्चात 1922 में चौरी चौरा के एक पुलिस स्टेशन में नारेबाजी हो रही थी। वहां पर देसी शराब, जो शराब के ठेकेदार थे वो शराब बेच रहे थे और अंग्रेजी कपड़ों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। वहां के जो मालिक थे वो वहीं पुलिस थाने में गुप्तेश्वर पुलिस वाला था एक, उससे कहा कि इसे बंद करवाइए वरना हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो गुप्तेश्वर पुलिस वाले ने हवाई फायर किया और धमकी दी कि यहाँ से चले जाओ वरना गोली मार दूंगा। परंतु कोई भी वहां से हिला नहीं। गुप्तेश्वर पुलिस वाले ने 2 लोगों को गोली मार दिया। अब भीड़ में और आक्रोश बढ़ा। भीड़ क्रोधित हो गई और गुप्तेश्वर पुलिस वाले ने फिर 1-2 लोगों को मारा और हवाई फायर किया। गुप्तेश्वर पुलिस वाला तैयार नहीं था। उसकी गोलियां खत्म हो गई और भीड़ गुप्तेश्वर पुलिस वाले को और वहां के पुलिस स्टेशन में जितने भी कर्मचारी थे उनको मारने लगी। पुलिस थाने के अंदर घुस गई और लोगों ने, उस भयंकर भीड़ ने पुलिस स्टेशन को जला दिया। लगभग 22 पुलिस वालों की हत्या हो गई। इससे महात्मा गांधी को बहुत आहत पहुंचा। उन्होंने कहा कि मैंने असहयोग आंदोलन चलाया था। मैंने कहा था कि अंग्रेजों का सहयोग मत करो, परंतु आपने अहिंसा की है, इसलिए मैं असहयोग आंदोलन वापस लेता हूं। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस समय 2 गुट बन गए, नरम दल और गरम दल। नरम दल का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। गरम दल था भगत सिंह की जैसी सोच वालों की। गरम दल वालों की सोच थी कि हमें अब उनसे लड़ाई करना होगा और लड़ाई करके भगाना होगा। फिर लाला लाजपत राय ने पंजाब में एक कॉलेज खोला। वहाँ भगत सिंह और कई स्टूडेंट्स ने अपना वहाँ दाखिला करवाया और वहाँ पढ़ने लगे। वहाँ इन्होंने कम से कम 300 किताबें पढ़ डाली। ये वहाँ पर विदेशी क्रांतिकारियों की किताब पढ़ा करते थे। जब ये वहाँ से घर आए तो इनकी माँ ने कहा, पुत्र शादी कर ले, कुड़ी बहुत सौड़ी है, तेनू रोटी खिलाएगी, तेरा ख्याल रखेगी। परंतु उन्होंने कहा कि अब आज़ादी ही मेरी दुल्हन बनेगी और ये चंद्रशेखर आज़ाद की टीम में ज्वाइन हो गए। अब वहाँ कई क्रांतिकारियों का गुट बन चुका था। इन्होंने अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए पैसे का बंदोबस्त करने का प्लान बनाया। इनके पास पैसे नहीं थे और इन्होंने काकोरी कांड करने का प्लान बनाया। काकोरी में सोचा कि जब काकोरी में रेल रुकेगी तो अंग्रेजों का खजाना लूट लिया जाएगा। उस समय इन्होंने वही किया। जब काकोरी स्टेशन में रेल रुकी तो इन्होंने अंग्रेजी खजाना लूट लिया और पकड़े भी गए। वहाँ अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों को फांसी हो गई। परंतु भगत सिंह को उनकी याद आई और जो बिस्मिल ने लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
अर्थात सरफरोशी की तमन्ना, सर कटाने की तमन्ना जो अब हमारे दिल में है। अब देखना है कि वो हमारी तमन्ना बड़ी है या दुश्मन ने जो हमें मारने का वचन लिया है वो बड़ा है। ये लेख लिखा करते थे, अखबारों में लेख लिखा करते थे, कुछ कुछ बार अपने नाम से और कुछ बार बेनाम लेख लिखा करते थे। इन्होंने कई पर्चे बनाए और एक मेले में पर्चे बांटने लगे। जब वहाँ पुलिस वालों ने इन्हें पर्चे बांटते देखा तो पकड़ने की कोशिश की और ये वहाँ पर बम फेंक कर भाग गए, परंतु पकड़े गए। और अंग्रेजी सरकार ने सोच रखा था कि इसे छोड़ना नहीं है, ये अगर बाहर जाएगा तो क्रांतिकारियों की होड़ लग जाएगी, जो कि हमारे लिए खतरा साबित होगा। इन्होंने उस समय 60,000 की मांग की, वर्तमान के 60,000 नहीं, 95 साल पहले के 60,000। अब आप सोच सकते हैं, इनके पिता ने कई खेत बेचकर इनकी बेल कराई, फिर भी ये कभी रुके नहीं। कुछ दिन बाद साइमन कमीशन भारत में आया। लाला लाजपत राय ने इनसे कहा कि हम साइमन कमीशन के अपोजिट नारेबाजी करेंगे, हम कहेंगे साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये लाला लाजपत राय को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लाला लाजपत राय नरम दल वाले थे और ये गरम दल वाले थे। फिर भी लाला लाजपत राय इनके गुरु थे, तो इन्होंने उनकी बात मानी और नारेबाजी में शामिल हो गए। वहाँ इन्होंने खूब नारेबाजी की, परंतु पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उस समय इनके बहुत लाठियां पड़ी और लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज की वजह से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के समय इनका देहांत हो गया। इन्होंने देहांत से पहले कहा था कि मेरी आखिरी सांस अंग्रेजी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। भले ही एक क्रांतिकारी उन्हें पसंद नहीं करते थे, परंतु उनकी मौत से आहत बहुत हुआ कि हमारे पिता समान थे लाला लाजपत राय और हम इनकी मौत का बदला जरूर लेंगे। इन सब क्रांतिकारियों ने, आज़ाद, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया कि जेम्स स्कॉट, जिसने लाला लाजपत राय पर या सभी पर लाठी चलाने का आदेश दिया था, उसे मारकर लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेंगे। इन्होंने प्लान बनाया कि कोतवाली के सामने हम भेष बदल कर चलेंगे और जेम्स स्कॉट को गोली मार देंगे। जब ये वहाँ पहुँचे तो गलती से उसकी बाइक में सैंडर्स वहाँ से जा रहा था। इन्होंने सैंडर्स को पहचाना नहीं और सैंडर्स के गोली मार दी। जब इन्होंने गोली मारी तो एक भारतीय पुलिस वाला इनके पीछे आया और आज़ाद ने उससे कहा कि लौट जा, मैं तुझे मारना नहीं चाहता क्योंकि तू हमारा ही भाई है। परंतु वह उस समय पुलिस वाले के फॉर्म में था, अंग्रेजी पुलिस का चमचा था और वह रुका नहीं, जिसकी वजह से आज़ाद को उसके गोली मारनी पड़ी और आज़ाद उसके गोली मारकर भाग जाते हैं और घर पहुंचकर पर्चे में लिखते हैं कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया है। उस समय ब्रिटिश सरकार का दिमाग घूम गया। उन्होंने सोचा, बताओ, सरकार हम चला रहे हैं और हमारे ही अंडर में कोई ऐसे ही हमें धमकी देकर बताओ जा रहा है। ये क्रांतिकारियों की पावर थी उस समय। उस समय ब्रिटिश सरकार ने लाहौर में नाकाबंदी कर दी और भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की तस्वीर छपवा दी कि जो इन्हें पहचान कर हमारे पास लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इन्होंने वहां से भागने का प्लान बनाया और भगवती चरण मोरा की बीबी दुर्गा भाभी को मनाया कि आप हमारी पत्नी का रोल करें और हमें यहाँ से भागने में सफल बनाएं। इन क्रांतिकारियों का प्लान जानकर दुर्गा भाभी ने साथ देने का वादा किया और यह लाहौर स्टेशन में पहुंच गए। ये सिख थे, फिर भी इन्होंने अपनी दाढ़ी कटवा ली और अंग्रेजी सूट बूट पहने और एक हेड लगाया और चले गए वहीं पर लाहौर स्टेशन में। परंतु वहाँ कोई उन्हें पहचान नहीं पाया और ट्रेन में बैठ गए और भटिंडा के रास्ते कलकत्ता की ट्रेन पकड़कर निकल गए। इतना अच्छा फेस बदला था कि बताओ, कोई भी ऑफिसर उन्हें पहचान नहीं सका। फिर कुछ दिन बाद मजदूर आंदोलन कर रहे थे और सरकार उनकी बात सुन नहीं रही थी। ये भी उस आंदोलन में शामिल हो गए और मजदूरों के लिए आवाज़ उठाने लगे, परंतु सरकार ने इनकी भी बात नहीं सुनी और इन्होंने बटुकेश्वर दत्त की मदद से एक बम बनाया। वह एक लो इंटेंसिटी का बम था जिससे किसी को नुकसान नहीं होता और यह सिर्फ धुआं छोड़ता है। इन्होंने एक बम बनाया और असेंबली पहुंच गए। असेंबली में एक खाली जगह देखकर उन्होंने बम को फेंक दिया और बम के साथ कुछ पर्चे फेंके जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। और वहीं छत में इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते रहे। अगर वह चाहते तो उस धुएं में वह भाग भी सकते थे, परंतु यह एक ऐसे वीर थे जिन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवाया और कहा कि मुझे गोली मार दो। शायद उस समय माहौल ठंडा पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे गोली मार दो।
परंतु सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। और जेल में भी इन्होंने एक संगठन बनाया और जेल में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। वहाँ अंग्रेज कैदियों को अच्छी सुविधाएं दी जाती थीं, परंतु हिंदुस्तानी कैदियों को ऐसे डाल दिया जाता था। 10 बाई 10 के कमरे में 10-10 लोगों को डाल दिया जाता था। ना वहाँ लाइट की सुविधा थी और ना ही अच्छे बर्तन थे, ना ही खाने की सुविधा थी। इन्होंने वहाँ आंदोलन चालू कर दिया और भूख हड़तालें बैठ गए। वहाँ इन्होंने 64 दिन तक अन्न जल का त्याग कर दिया। क्रांतिकारी यतेंद्र दास की इस भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो जाती है और भगत सिंह भी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। उस समय अंग्रेज इनको इग्नोर कर रहे थे, परंतु कुछ समय पश्चात जब उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई तो अंग्रेज इनसे डरने लगे। उन्होंने कहा कि इसे इस ग्रुप से बाहर कर दो, कहीं ये ना हो जेल में ही ये संगठन बना के हमको मार दें। भगत सिंह ने कहा, मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये जेल में ही बहुत सारी किताबें पढ़ा करते थे। इन्होंने कहा था कि जो भी मुझसे मिलने आएगा वो व्यक्ति कोई ना कोई किताब लेके आएगा, जैसे कार्ल मार्क्स की, लेनिन की। ये लेनिन और कार्ल मार्क्स से बहुत प्रभावित थे, ये इनकी किताबें पढ़ते रहते थे। ब्रिटिश सरकार ने 24 मार्च को इनकी फांसी तय की, परंतु उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही थी और ब्रिटिशर्स डर रहे थे कि 24 तारीख को कोई दंगा ना हो जाए, इसलिए 23 मार्च को रात में इन्हें बुलाकर फांसी देने का फैसला किया। इनसे जब पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, इन्होंने कहा, मुझे लेनिन की जीवनी पढ़ लेने दो एक बार। जब इनको बुलाया गया 23 मार्च को, तो यह लेनिन की बुक का आखिरी पन्ना पढ़ रहे थे। इन्होंने कहा कि देख नहीं रहे हो, एक क्रांतिकारी दूसरी क्रांतिकारी से मिल रहा है। और इन्होंने जब वह पन्ना ख़त्म कर लिया तब वहाँ से उठे और इन्होंने कहा कि हमें एक बार गले मिल लेने दो। अंग्रेजी सरकार ने कहा, ठीक है, एक बार गले मिल लो। ये तीनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उस समय ये तीनों हंस रहे थे, इनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं था। और वहीं 23 मार्च को इनको फांसी दे दी जाती है। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया जहां भगत सिंह आज़ाद और अन्य कई सूरवीर थे, परंतु एक बात का दुख भी है कि जहां ये इतने बड़े क्रांतिकारी हैं तो किसी अंग्रेज की बुक में इन्हें आतंकवादी दर्शाया गया है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि नहीं दिला सकते हैं? मैं आज आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरे देश में फैला दो और उन संसदों तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, ताकि यह बात संसद में उठे कि हमें भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिलानी चाहिए। मैं आज आपसे गुजारिश करता हूं, इस वीडियो को इतने शेयर करिए कि पूरे भारत देश में फैल जाए, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आप भगत सिंह को पसंद करते हैं। अगर आप इसी तरह के क्रांतिकारियों की वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।